हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के 2021 के लिए हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर के बारे में। हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है। इसका समय है 3 घंटे 15 मिनट और इसका पूर्णांक है 70 नंबर का। प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। खंड क। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न लाए हैं चुनकर, आप ध्यान से देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के लिए आते हैं और एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। जो सही विकल्प है आपको उसको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन या रॉकेट एक्ट या प्रथम विश्व युद्ध या चोरी चोरा कांड? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ग ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु किसने मुख्य भूमिका निभाई? 4 विकल्प हैं। पहला नेपोलियन, दूसरा ऑटो केन बिस्मार्क, तीसरा न्यूसेपे गैरिबाल्डी, चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटो केन बिस्मार्क। है ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 4 विकल्प हैं, किस सन में हुई? क 1884, ख 1885, ग 1886, घ 1887। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। प्रश्न 4 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? इसके 4 विकल्प हैं। क फ्रांस, ख जर्मनी, ग इंग्लैंड, घ इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, इसका राइट आंसर है। प्रश्न 5, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। क 27, ख 28, ग 29, घ 30। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, इसका ख ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। क 5 सितंबर, ख 15 अगस्त, ग 10 दिसंबर, घ 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर ग ऑप्शन 10 दिसंबर। इसके बाद आते हैं 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 प्रश्न आने हैं अति लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के। 7वां प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? इसका आंसर है फ्रेंड्स सन 1848 ईस्वी में यूरोप में राष्ट्रवाद का स्वरूप बदलने लगा था और यह जनतंत्र और क्रांति के सैलाब से दूर हो गया था। और जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 8, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है? 2 कारण दीजिए। तो इसका आंसर लिखना है आपको फ्रेंड्स। 2 कारण है। पहला कारण है, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कारण है, इससे देश का विकास, देश की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और देश के विकास का मार्ग रुक जाता है। प्रश्न नंबर 9, संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य बताइए। इस प्रश्न का आंसर है, देश की
एकता को बल देना, क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू होते हैं, पारस्परिक विश्वास और साथ रहने पर सहमति। प्रश्न नंबर 10, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये दो प्रश्न आते हैं, दो में से अथवा में होता है, जो उनसा आपको अच्छा लगे करना है, जो उनसा आपको सरल लगे, आप उन्हें याद किया हो, आप उसको लिख सकते हैं। ये 1.5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ये पहला है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समीक्षा कीजिए। तो इसका पहले का आंसर है, उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं बतानी है, और ये प्रश्न 3 नंबर के लिए है। इसका आंसर है फ्रेंड्स, उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं लिखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बना रहे। इसके लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में समर्थ होना चाहिए, जिससे लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार बन सके और सरकार लोगों की आवश्यकताओं और आशाओं पर ध्यान दे सके। इसमें अथवा वाला प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करनी है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे देश में 5% से भी कम है, और इसके संबंध में भारत का स्थान विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। भारत इस मामले में अफ्रीका और अन्य अमेरिका जैसे कई देशों से बहुत पीछे है। हमारे देश में मंत्रिमंडल में हमेशा पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। प्रश्न नंबर 11, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अथवा असहयोग आंदोलन की विफलता के क्या कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसका आंसर है, 14 फरवरी सन 1830 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी की सभा में सर्वसम्मति से महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने विनयपूर्वक सरकार के नियमों का अवहेलना करने तथा सरकार का असहयोग करने का निर्णय लिया तथा जन सामान्य का आह्वान किया। गांधी जी ने 6 अप्रैल सन 1830 को अपने 80 सहयोगियों के साथ नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया, और 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनता ने इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें की, सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग था। फिर इसका अथवा वाला है, असहयोग आंदोलन की विफलता के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन की विफलता के जो कारण थे, तो इसका आंसर है, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चोरी चोरों नामक स्थान पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। यह घटना तब घटी जब एक शांतिपूर्ण जुलूस बाजार से गुजर रहा था, तब पुलिस के साथ हिंसक टकराव हुआ। चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी ने 5 दिन तक अनशन किया,
और 10 मार्च 1922 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से एक करना होता है। पहला तो है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए अथवा भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है। अगर मैं इस वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अतः आप इसको याद करके खुद से कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 अभी 6 नंबर के लिए है। इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से एक आपको करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था में आई समस्याओं का वर्णन कीजिए अथवा चोरी चौरा की घटना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न आते हैं। निर्देश दिया हुआ होता है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में कोई चिन्ह दिया हुआ होगा, उसके द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 14 का पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर है लाहौर में। लाहौर में 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो अगर आपने खाली लाहौर लिख दिया तो आधा नंबर मिलेगा, और लाहौर लिख के भारत के नक्शे में जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उसमें दर्शा दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो वह स्थान है अमृतसर। अमृतसर के पास जलियांवाला बाग है, तो आपको वो दर्शाना है। तीसरा है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो वह स्थान 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से, दांडी स्थान से गुजरात में शुरू किया था। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो वह स्थान है गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहां पुलिस के साथ टकराव के कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें गोरखपुर के पास है चौरी चौरा, वह स्थान दर्शा देंगे। फिर दूसरा सेक्शन शुरू होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, खंड ख का। लिखित में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। 4 विकल्प हैं, क काफी, ख जूट, ग जौ, घ रबड़। तो इसका जो राइट आंसर है ख ऑप्शन जूट। प्रश्न नंबर 16, निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी पाई जाती है। क गुजरात, ख बिहार, ग राजस्थान, घ झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गुजरात। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। क धान, ख दालें, ग कपास, घ मोटे अनाज। प्रश्न नंबर 18 है, झरिया प्रसिद्ध है। क लोहा अयस्क के लिए, ख तांबे के लिए, ग कोयले के लिए, घ बॉक्साइट के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। क कांदला, ख कोची, ग मुंबई, घ विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर है घ ऑप्शन विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 20, देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया
कहलाती है? क उदारीकरण, ख वैश्वीकरण, ग शहरीकरण, घ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ख विकल्प है, वैश्वीकरण। देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। फिर प्रश्न नंबर 21 लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर के। जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? इसका आंसर है जो संसाधन जीव मंडल से आते हैं वे जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि। और जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन। जैसे असमाप्य में है चट्टानें और धातुएं। प्रश्न नंबर 22 औसत आय से आप क्या समझते हैं? तो औसत आय की परिभाषा है एक देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को औसत आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? इसकी परिभाषा लिखनी है। तो इसका आंसर है एक देश या राष्ट्र के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का योगदान सम्मिलित होता है। फिर 3 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, अथवा खनिज क्या है संक्षेप में लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क के बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर है लौह अयस्क के बारे में, यह एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास का आधार है, विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इनमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। फिर हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इस तरीके से लौह अयस्क के उत्पादन के बारे में लिख देंगे। फिर खनिज क्या है संक्षेप में लिखिए। खनिज के बारे में आप लिख देंगे इसमें। इसका आंसर है फ्रेंड्स वे वस्तुएं जो धरातल के नीचे से खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिसकी बनावट रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त की जाती है। फिर प्रश्न नंबर 25 है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, अथवा पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। जुताई छोटी छोटी क्यारियां बनाकर की जाने की आवश्यकता है। पानी के निकास की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। फिर पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पर्यावरण गिरावट या क्षरण से तात्पर्य पर्यावरण की उस अवस्था से है जब इसके भौतिक घटकों में निरंतर ह्रास होने लगता है। क्षरण की इस प्रक्रिया में जैविक प्रक्रियाओं खासकर मानवीय गतिविधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
उसके बाद ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए अथवा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, किन किन तरीकों से बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है, अथवा भारत के आर्थिक विकास के परिवहन में साधनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद फिर मानचित्र कार्य आता है, निम्नलिखित में दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। एक एक नंबर के लिए आते हैं। जैसे पहला है 28वां का पहला, उत्तर प्रदेश की राजधानी दर्शानी है चिन्ह द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को आपको दर्शाना है। अगर आपने खाली लखनऊ लिखा तो आधा नंबर मिलेगा। लखनऊ लिखकर उत्तर प्रदेश के नक्शे में, भारत के मानचित्र में जहाँ उत्तर प्रदेश है उसमें आपको लखनऊ को इंडिकेट करना है। अगर आपने दोनों काम कर दिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरा है काली मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र है, आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। अमरावती लिख दो, नागपुर लिख दो, काली मिट्टी का क्षेत्र है उसको दर्शा दो। तीसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। ये चिन्ह दिया हुआ है एरोप्लेन का, इसके द्वारा नाम सहित। तो हमारे देश में दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से उसे जाना जाता है, उसको दर्शा देंगे। प्रश्न ये है फिर नेक्स्ट, चाय उत्पादक क्षेत्र। तो आप जानते होंगे कि असम में, हमारे देश में सबसे अधिक चाय उत्पादन किया जाता है। तो असम के किसी एक स्थान का नाम आप दर्शा सकते हैं। फिर है हीराकुंड बांध, ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक कस्बा है, उसी पर महानदी पर यह बांध बनाया हुआ है। तो उड़ीसा के संबलपुर जो कस्बा है उसको आप दर्शा देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स a lot। जय हिंद, जय भारत।